नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता। तो बहुत ही धैर्य के साथ आप लोग वैदिक सभ्यता की क्लास ले रहे हो और पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता में 16 संस्कार। कितने संस्कार? 16 संस्कार में दोस्तों एक आपने पढ़ा था 15वां संस्कार। और 15वां संस्कार जो हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था ये था विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। अब इस विवाह संस्कार में मैं बताऊं आपको दोस्तों, पूरे वैदिक सभ्यता में वेदों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। 8 प्रकार के विवाह वैदिक सभ्यता में रहे हैं, जिनमें दोस्तों 4 तो है प्रशंसनीय और 4 है निंदनीय। 4 की तो प्रशंसा हुई है और 4 की क्या हुई है? निंदा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 ब्रह्म या ब्राह्म विवाह। एक ही बात है दोस्तों। सर ये ब्रह्म विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह वो है दोस्तों, मां बाप अपनी इच्छा से लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश करके विवाह करते थे या करते हैं। एक ही बात है। तो ब्रह्म विवाह सबसे उपयुक्त विवाह है। आज भी मां बाप अपनी लड़की की अपनी इच्छा से उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करते हैं और उसके लिए लड़का देखकर उसका विवाह करते हैं। कौन सा विवाह है ये? ब्रह्म विवाह। नंबर 2 देव विवाह। जरा देखना सही चल रहा है क्या सब दोस्तों? देव विवाह। सर देव विवाह क्या है दोस्तों? यज्ञ कर्ता पुरोहित, यज्ञ कर्ता पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। ये कौन सा विवाह है? देव विवाह। सर यज्ञ कर्ता पुरोहित मतलब आप इसे दूसरे वे से समझ लो। जैसे यज्ञ का मतलब यहां आहुति वाला यज्ञ नहीं है, यहां यज्ञ का मतलब सोमवार भी हो सकता है। जैसे यज्ञ, हमने एक सोमवार रचाया, यज्ञ रचाया, उस यज्ञ सोम में जो आएगा और जो सोमवार को जीत लेगा उसी के साथ लड़की का विवाह हो जाएगा। जैसे राम विवाह, धनुष, यज्ञ करता पुरोहित, राम। समझ में आया? तो कौन सा विवाह है? देव विवाह। और पहला कौन सा है? ब्रह्म विवाह। नंबर 3 है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। और नंबर 4 है आर्ष विवाह। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह। नंबर 4 है दोस्तों आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है दोस्तों? प्रजापत्य विवाह है बिना दान दहेज के लड़की के माता पिता लड़की का विवाह करते थे। जैसे आज भी है, चुन्नी उठाकर ले जाना, 4 आदमी और शादी करके ले जाओ। ये कौन सा विवाह है? प्रजापत्य विवाह। नंबर 4 है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था? लड़की का पिता लड़के पक्ष से एक गाय, एक बैल या 2 बैल की जोड़ी लेकर बदले में अपनी कन्या सौंप देता था। यानी कि दोस्तों आर्ष विवाह में कैसे होती थी शादी? जो लड़की के पिताजी हैं वो लड़के पक्ष से एक गाय या एक बैल या 2 बैल की जोड़ी लेते थे और बदले में अपनी लड़की को सौंप देते थे या लड़की का विवाह कर देते थे। तो ये बेसिकली कितने प्रकार के विवाह है? 8 विवाह में जो ये आपने 4 पढ़े दोस्तों, ये चारों विवाह अगर मैं बात करूं, नीचे दिख रहा है ना सही,
नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये 4 विवाह दोस्तों आपने पढ़े, ये चारों प्रशंसनीय विवाह हैं। मतलब इस विवाह को करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। रट लेना, कोई सा भी विवाह पेपर में आ सकता है। अब जीएस का लेवल बहुत हाई हो चुका। हर एग्जाम में आपको अगर वास्तव में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। जो टीचर ऐसे कहते हैं कि ये किताब पढ़ लो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर बुक पढ़ूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। अभी एग्जाम कैसा आता है कैसा नहीं आता, सब अनएक्सपेक्टेड है। और इसका एक ही तरीका है कि 6 to 12 या 3rd to 12 जितनी एनसीईआरटी है पूरी फॉलो करो और पूरी दबा के रख दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। समझ में आया कि मैं आपको कहूं कि ये चीज छुड़वा दो, ये पढ़ लो। अब ये टॉपिक है, मैंने आपके सामने लिखा, बहुत लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी नहीं और पढ़ाते भी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर अगर टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे तो बहुत कम टीचर इस चीज को डिस्कस करेंगे आपके सामने। आप वीडियोस देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों आर्ट्स विवाह ये क्वेश्चन कंपटीशन में 2 से 3 बार आ चुका। अगर ये क्वेश्चन आ जाए वहां कि बैल गाय को बदले मर, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गाय या बैल को बदले में देकर पिता अपनी लड़की का विवाह करता था, कौन से विवाह में? चारों ऑप्शन आगे, और तू पढ़ के नहीं गया तो बता क्वेश्चन होगा क्या? क्वेश्चन हो गया क्या? तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। समझ में आया? ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा। देव विवाह, देवता, देवता कौन है? पुरोहित। रट लो, देव वो है जो आएगा यज्ञ में, जैसे वो धनुष बाण भगवान राम की तोड़ देगा, वो देव है हमारे देवता। तो देव पुरुष में यज्ञ करता पुरोहित। आर्स बैल, बैल आर्स, रट लो, आर्स को बैल ही बोलते हैं, संस्कृत आर्स बैल। प्रजापत्य, जब लड़की गरीब है तो कौन विवाह करता है उसका? सारे मिलजुल के प्रजा करती है, तो प्रजापत्य विवाह। जब प्रजा मिलजुल के विवाह कर रही तो उसका मतलब लड़की क्या है? गरीब। और गरीब है तो बिना दान दहेज के शादी हो रही, तो कौन सा विवाह है? प्रजा। बताओ चारों रट जाओगे कि नहीं रट जाओगे? बात करते हैं दोस्तों, यहां से देखना ये सारा दिख रहा है क्या पोर्शन साहब? बात करते हैं दोस्तों नंबर 5। नंबर 5 है दोस्तों गांधर्व विवाह, जिसे बोलते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह। वर्तमान में बहुत प्रचलित है। मां बाप की इच्छा के विरुद्ध, मां बाप की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला विवाह। 2024 से पहले तो कह सकते थे कि प्रेम विवाह बिल्कुल बेकार है, पर 2025 में ब्रह्म विवाह भी बेकार है। अभी आपने देखा ब्रह्म विवाह के द्वारा ही लड़के मारे जा रहे हैं, लड़कों की हत्याएं हो रही हैं। कौन से विवाह में? ब्रह्म विवाह। तो सर कौन सा बेस्ट है? ये डिपेंड करेगा तेरी किस्मत पे कि ये तेरा चल जा, चलने को ये भी चल सकता है और चलने को ये भी टूट सकता है। तो तेरी किस्मत है तो किसमें जिंदा बचेगा। तो आज के टाइम में शादी के बाद जिंदा बचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। नंबर 6 गांधर्व विवाह। समझ में आ गया? गांधर्व, गंधर्व, इसे ही गंधर्व बोलते हैं दोस्तों, गंधर्व विवाह। नंबर 6 आसुर विवाह। नंबर 7 राक्षस विवाह। और नंबर 8 पैशाच विवाह। चलो दोस्तों, सर आसुर विवाह क्या है? आसुर विवाह में होता है दोस्तों कन्या का पिता वर पक्ष से, लड़के वालों से पैसे लेकर अपनी कन्या का विवाह करता है, अपनी कन्या का विवाह करता है, यानी कि बेचना एक तरीके से लड़की को। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी वर्तमान में प्रचलन में है हिंदुस्तान में। पहाड़ पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात क्या करनी, बहुत से राज्यों में आज भी दोस्तों आसुर विवाह प्रचलन में है। उसके बाद राक्षस और पैशाच। राक्षस विवाह क्या है दोस्तों? बलपूर्वक अपहरण करके किया जाने वाला विवाह, जैसे शक्ति कपूर करता था। समझ में आई बात? बलपूर्वक किडनैप करेगा, किडनैप करके लाएगा और जबरदस्ती फेरे फेर दो। कौन सा विवाह है? राक्षस विवाह।
पैशाच विवाह सबसे गंदा है, सबसे बेकार है। सर पैशाच विवाह में क्या है? पैशाच विवाह में क्या है? दिखाई दे रहा ना नीचे तक, या ऊपर लिखूं? चलो जी, पैशाच विवाह में थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। जो हमारा कैमरामैन भाई है उसके पेट में दर्द हुआ, नीचे लिखते ही थोड़ा सा। तो पैशाच विवाह में ऊपर देखना, आप मुझे बता देना अगर नीचे दिखाई ना दे। पैशाच विवाह में क्या होता है? सोती हुई या नशे में लड़की के साथ बलात्कार के बाद विवाह। मान लिया कोई लड़की पागल है, नशे में है, सोती हुई स्थिति में है, उसके साथ कोई लड़का बलात्कार कर दे, उसके बाद वो पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद समाज में, न्यायपालिका में पूरी तरीके से उसकी सुनवाई हो और सुनने के बाद उसे आदेश दिया जाए कि तुझे लड़की के साथ विवाह करना पड़ेगा, तो उस विवाह को कौन सा विवाह कहेंगे? पैशाच। समझ में आया? तो चार है ये और चार है ये चारों विवाह है दोस्तों अप्रशंसनीय या निंदनीय। समझ में आई बात? तो यानी कि आप प्रशंसनीय और निंदनीय विवाह कौन से हैं? 5 से 8 तक। और प्रशंसनीय फेवरेबल विवाह कौन से हैं? 1 से 4। समझ में आया दोस्तों? तो आज की क्लास में क्या पढ़ा आपने? विवाह। नोट, टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझो। आपने वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम पढ़े? 4। अब मैं आपसे पूछूं सर कि भाई कौन सा आश्रम वेदों में सबसे बेस्ट बताया गया? बताओ मुझे। 4 आश्रम पढ़े, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बताओ सबसे उपयुक्त या सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट बताओ कौन सा आश्रम है? दोस्तों सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया वो गृहस्थ आश्रम बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही सबसे ज्यादा क्या है? संघर्ष। सबसे ज्यादा जीवन का संघर्ष किसमें है? गृहस्थ। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? याद रखना है आपको। कालांतर में, कालांतर का मतलब जब ये वेद लिखे गए उसके कई सौ साल बाद, कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति कठिन हो गई। अतः त्रिवर्ग पर जोर दिया गया। किस पर? त्रिवर्ग। मैंने आपको बताया था पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ थे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 3 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ थे। पर कालांतर में हमारी एज कम होगी, हम बिजी बहुत हो गए, व्यस्त बहुत हो गए, तो पुरुषार्थ भी त्रिवर्ग पे डिवाइड हो गया। बस कितने? पहले धर्म पे जोर दो, अर्थ पे जोर दो, काम पे जोर दो। मोक्ष की चिंता ही मत करो, मोक्ष ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति कठिन होने के कारण क्या बन गया दोस्तों? त्रिवर्ग। समझ में आया? तो सर मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? त्रिवर्ग में कौन सा पुरुषार्थ शामिल नहीं है? आपसे पूछ लेगा। तो त्रिवर्ग में कौन सा नहीं है शामिल? मोक्ष। क्लियर? अब बात करता हूं दोस्तों षड दर्शन और उनके रचयिता। षड दर्शन और उनके रचयिता। नंबर 1 सांख्य दर्शन। नंबर 2 योग दर्शन। नंबर 3 पूर्व मीमांसा। नंबर 4 उत्तर मीमांसा। ठीक है भाई। नंबर 5 वैशेषिक। नंबर 6 न्याय। मैं अगर बात करूं तो दोस्तों सीरीज की भी बात करूं तो यहां पर न्याय आएगा नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे आएगा पूर्व मीमांसा, और नंबर 5 पे आएगा दोस्तों उत्तर मीमांसा।
और नंबर 6 पे आएगा वैशेषिक। ठीक है जी। अब सबका अलग अलग रिव्यू है, अलग अलग व्यू है, ठीक है ना। कहा जाता है ये भी, कई बार 3 को भी कहा जाता है। आपको याद रखना षड दर्शन और उनके रचयिता। षड दर्शन 6 दर्शन है हमारे, और 6 दर्शन के 6 के 6 याद रखो, और इनके रचयिता रखो। सांख्य दर्शन के रचयिता डायरेक्ट पूछेगा आपसे कपिल। योग दर्शन के सबको पता, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, व्याकरण। तो याद रखने आपको ये दर्शन और इनके रचयिता। मेरे साथ याद रखना जिन्हें याद नहीं है, सांख्य संख्या, संख्या में कप है, कपों को संख्या में गिनने कपिल, ये तो सबको याद ही है। न्याय, न्याय कौन करती है? गाय। गाय मतलब गो, गो न्याय करती है गाय, गाय माता न्याय, तो गौतम न्याय। क्लियर, याद रहेगा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर का मतलब ही क्या हो भाई? उत्तर वैदिक काल, बाद का काल। उत्तर का मतलब बाद, और बाद से क्या याद रखना? बादरा। तो पूर्व मीमांसा कौन है? उत्तर मीमांसा याद रख लो, पूर्व मीमांसा अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद रखना वैशेषिक, वैशेषिक से याद रखो विशेष। और सबसे विशेष जीव कौन है? उल्लू है विशेष, उल्टा ही है। सब रात को सोते हैं, दिन में जागता है, दिन में सोता है, उल्टा बोल रहा है, दिन में सोता है, रात में जागता है। तो उल्लू क्या है? विशेष। उल्लू या कणद, समझ में आ गया? कणद नहीं, कणाद है, कणाद। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? षड दर्शन, लिख लो। तो यहां ध्यान दो। अब बात करते हैं वेद और उनके उपवेद। हर एक वेद का दोस्तों एक उपवेद है, यानी ये वेद और ये उपवेद। कितने वेद हैं हमारे? नंबर 1, नंबर 2, सामवेद, और फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। कौन है इसका उपवेद? आयुर्वेद। यजुर्वेद में हमने युद्ध शिक्षा ली, युद्ध का पता लगा में, तो याद रखना इसमें है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद में बताई गई है युद्ध कला, और आयुर्वेद में है चिकित्सा। सामवेद में बताया गया है हमें गांधर्व वेद। यह है दोस्तों संगीत कला से संबंधित। और अथर्ववेद में हमें बताया गया है शिल्प वेद। सर शिल्प वेद क्या होता है? शिल्प वेद होता है जो भवन निर्माण संबंधी, जैसे आज के टाइम में बोल देते हैं क्या क्या बोलेंगे, जो भवन निर्माण संबंधी होते हैं, वास्तुशास्त्र या डिजाइन जो बनाते हैं भवन का। तो 4 वेद और इनके 4 उपवेद। समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हिस्ट्री पढ़ने में टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन स्ट्रॉन्ग इतनी होगी कि क्लास 3rd से लेकर 12th तक कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक इस वीडियो में नहीं बचेगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो नीचे बताना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ।